हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोबारा से कोरोना आ रहा है भाई, तो तीसरी लहर जिसे कह रहे हैं, तो सभी सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए जितना हो सके। तो आज की क्लास में गाइस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। इससे पहले मैं आपको अंटार्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अटलांटिक ओशियन करेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंध महासागर। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अंध महासागर। तो आज की क्लास में हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, तो सब कुछ पूरा डिटेल से करेंगे। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहता है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट मैंने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं और सारे के सारे आपके ओशियंस भी हम कर रहे हैं। एक दो और रहता है इसके बाद, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका हिंद महासागर और एक आर्कटिक, दो ओशियंस और रहते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी। तो पूरे कॉन्टिनेंट और पूरे ओशियन जिस स्टूडेंट को देखनी है तो मेरे चैनल पर कॉन्टिनेंट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हो। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अटलांटिक ओशियन, तो यहाँ पर देखो अटलांटिक ओशियन की बात करें तो हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा कौन सा था, मैंने पढ़ाया था आपको, पैसिफिक ओशियन, और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें कि कैसी आकृति है, तो देखो कुछ कुछ इस तरीके की, ये क्या बन गया, एस, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एस के जैसी आकृति है अटलांटिक ओशियन की। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एरिया की बात करें, जो अटलांटिक ओशियन है इसका जो एरिया है 10,64,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 10,64,60,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अटलांटिक ओशियन फैला हुआ है। पूरे हमारी पृथ्वी के धरातल की बात की जाए, यानी हमारी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस की, जिसमें वाटर और लैंड दोनों इंक्लूड होते हैं, तो अर्थ सरफेस की बात करें तो अकेले अटलांटिक ओशियन ने पृथ्वी के सरफेस का 20% एरिया कवर अप किया है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का। वाटर सरफेस की बात करें तो वाटर सरफेस का 29% जो एरिया है अटलांटिक ओशियन ने कवर किया। ये है आपका वाटर का, 29 किसका है, वाटर सरफेस का। अर्थ सरफेस का एग्जामिनर पूछेगा तब आंसर रहेगा 20%। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद देखो आपको ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, तो हम लोकेशन करने वजह जा रहे हैं। ठीक है, तो लोकेशन में यानी अटलांटिक ओशियन किन किन कॉन्टिनेंट के बीच है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आता है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इन्हीं कॉन्टिनेंट के बीच फैला हुआ है अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये पड़ेंगे वेस्ट की ओर। ईस्ट की ओर कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ेंगे, यूरोप और अफ्रीका। देखो यहाँ से आप समझ भी सकते हो, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ की बात करें एंड नॉर्थ की बात करें तो अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, साउथ की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, सदर्न ओशियन, या फिर आप अंटार्कटिका ओशियन भी इसे कह सकते हो, सदर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। तो नॉर्थ और साउथ में तो ओशियन है, ईस्ट और वेस्ट में क्या है, कॉन्टिनेंट है। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था, याद करने की चीज़ें थी जो आपको पता चल गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है अटलांटिक ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। 0 डिग्री से ऊपर अपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और 0 डिग्री से साउथ वाला पार्ट कहलाता है साउथ अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में भी यही है, 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ये वाला, और साउथ वाला साउथ पैसिफिक ओशियन। समझ गए इतनी बात। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, और इसके साथ साथ 0 डिग्री के साथ साथ जो अटलांटिक ओशियन है इसमें से आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा भी गुजरती है, और 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, तो 0 डिग्री भी, ये 0 डिग्री हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, तो तीनों ही लाइनें इसको टच करती हैं। उसके साथ साथ 66.5 डिग्री
जो नॉर्थ है जिसे हम कहते हैं आर्कटिक विर्त, वो भी इसमें से जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक विर्त, वो भी इसकी बाउंड्री को टच करता है अटलांटिक ओशियन की। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेन जितने भी हमारे लैटिट्यूड हैं सारे लैटिट्यूड से टच होता है अटलांटिक ओशियन। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ये क्या है? ये है आपकी एस आकार की मिड अटलांटिक रेंज। मिड ये कुछ इस तरीके की है, ठीक है, मिड अटलांटिक रेंज। तो नियर अबाउट एस वाली शेप मानी जाती है इसकी, मिड अटलांटिक रेंज। अब ये जो मिड अटलांटिक रेंज है, रिज सॉरी फॉर दैट, रेंज नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, रिज है। रिज क्या होती है? रिज जिसे हिंदी में कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। अब ये रिज यानी कटक किसे कहते हैं? कटक जो आपके बिल्कुल संकरे यानी नैरो जो आपकी माउंटेन होती हैं, पर्वत होते हैं, पतले पतले पर्वतों को कटक कहा जाता है, रिज कहा जाता है, लंबे और पतले। तो देखो ये लंबी है और पतली भी है, तो इसे कहते हैं कटक। और ये संसार की सबसे लंबी मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है, संसार की सबसे लंबी कटक है जो कि अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है ये रिज। और इसके बाद अगर इस रिज की बात करें तो 1950 में इसे डिस्कवर किया गया था, यानी इसकी खोज हुई थी 1950 में। अब इस ये जो रिज हैं अगर इसकी बात करें तो यहाँ नॉर्थ में बात करें तो ये रिज 87 डिग्री नॉर्थ तक फैली हुई है। नॉर्थ में बात करें तो 87 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैली हुई शुरू हुई है या ख़त्म हुई है। साउथ की साइड से देखोगे तो ख़त्म हुई है, ठीक है। नॉर्थ में बात करें तो 87 डिग्री नॉर्थ इसकी लास्ट लोकेशन है। साउथ में बात करें तो 54 डिग्री साउथ इसकी लास्ट लोकेशन है मिड अटलांटिक रिज की, ठीक है। ये आपकी एक अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल सेंटर में एस आकार के लंबे और पतले पर्वत हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो हमारे अंडर वाटर माउंटेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडर वाटर माउंटेन, अंडर वाटर जो माउंटेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी पानी के अंदर भी तो आपके पर्वत होते हैं, माउंटेन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो उसे कहेंगे गयोट। क्या कहेंगे? गयोट। ऐसे ही लिखा रहता है, इंग्लिश में भी गयोट कहते हैं और हिंदी में भी गयोट ही कहते हैं, तो उसे कहा जाता है गयोट। गयोट कहते हैं समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उन्हें गयोट। जैसे हमारे लैंड पर जो पर्वत हैं हम उन्हें पर्वत कहते हैं, समुद्र के अंदर जो माउंटेन है उन्हें गयोट के नाम से जाना जाता है, यानी जलमग्न या समुद्री पर्वतों को गयोट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लो भाई, समुद्र की सतह ऐसी होती है और उसके अलावा ये आपकी मिड अटलांटिक रेंज भी मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके की है, कैसे है। आगे आते हैं। अब मिड अटलांटिक रिज के बाद अगर अटलांटिक ओशन की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी खाई, ठीक है, जो आपका अटलांटिक ओशन है इसकी जो सबसे गहरी खाई है वो कौन सी है? तो उसका नाम है, मैं अभी आपको जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये रही, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक ओशियन की सबसे गहरी खाई है जो कि आपकी कैरिबियन सी में पड़ती है। यहाँ पर एक सी पड़ता है कैरिबियन सी। कौन सा सागर पड़ता है यहाँ पर? कैरिबियन सागर, तो उसमें पड़ती है ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अगर इसकी गहराई की बात करें इस खाई की तो 8,376 मीटर, ये इसकी गहराई है 8,376 मीटर, ठीक है। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच खाई की अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये इसकी खाई रहेगी। अब इस प्यूर्टो रिको ट्रेंच में भी एक बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट है, यानी बिल्कुल गहरा जो पॉइंट है उसका नाम क्या है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूँ वो क्या है। वो बिल्कुल इसी खाई पर है और यहाँ पर है और उसका नाम है मिलवाकी। मिलवाकी डीप पॉइंट, मिलवाकी डीप पॉइंट जो कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच का ही पार्ट है। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मिलवाकी। आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे प्यूर्टो रिको खाई में भाई हाँ वो पॉइंट मिल नहीं रहा, मिल यानी मिलवाकी,
ठीक है, मिल यानी मिलवाकी डीपेस्ट पॉइंट। और इसकी अगर गहराई की बात करें तो 8,605 मीटर इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है किसमें, प्यूर्टो रिको ट्रेंच का ही पार्ट है, उसी का ही डीपेस्ट पॉइंट है मिलवाकी, जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये थी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई, जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ये अटलांटिक ओशन है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुंदर से मैप पर, यहाँ पर ये जो ओशन है पृथ्वी का सबसे यंगेस्ट ओशियन है, यानी सबसे जवान ओशियन है। वाई, ये सबसे बाद में बना है, हमारी पृथ्वी के सभी ओशियंस में सबसे बाद में बना है, केवल ये आपका 180 मिलियन ईयर पुराना है। ठीक है, सभी ओशन से बाद में बना है, सबसे यंग है, सारे ओशन से यंग है अटलांटिक ओशन। इसके साथ साथ ये जो आपकी ग्रीक माइथोलॉजी थी, ग्रीक माइथोलॉजी काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसमें अटलांटिक ओशन को एक नाम दिया गया था, उसमें नाम दिया गया था एटलांटिस थलासा, एटलांटिस। अब एटलांटिस तो एटलांटिस, हाँ एटलांटिस तो बिल्कुल सेम था, थलासा और लगाया गया था, थलासा। ठीक है, अटलांटिस थलासा, ये ग्रीक माइथोलॉजी में नाम दिया गया था अटलांटिक महासागर को। इसका मीनिंग था सी ऑफ एटलस, यानी एटलस का सागर। ठीक है, सी ऑफ एटलस, तो इसका अगर एग्जामिनर मीनिंग पूछ ले, एटलांटिस थलासा का मीनिंग क्या था, सी ऑफ एटलस, जो कि आपकी ग्रीक माइथोलॉजी में से लिया गया था। अब इसके साथ साथ ये जो आपका ओशियन है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, हाँ यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो आपका ओशियन है संसार के सबसे खारा ओशियन है। क्यों खारा है भाई, संसार का सबसे खारा ओशियन है, देखो 0 डिग्री इस ओशियन के सेंटर में से है, बट 0 डिग्री में सबसे खारापन ज़्यादा नहीं होता। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री में आपकी हर दोपहर के बाद वर्षा होती रहती है, बारिश, प्रेसिपिटेशन, और इसकी वजह से यहाँ पर 0 डिग्री पर फ्रेश अगर हम वाटर की बात करें तो वो मिलता रहता है और खारापन यहाँ पर कम हो जाता है। जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा खारा रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में। यहाँ पर आपका जो वाष्पीकरण है वो भी ज़्यादा हो जाता है, वाष्पीकरण होने की वजह से पानी का तो वाष्पीकरण हो जाता है, बट वो जो खनिज हैं, जो मिनरल्स है, वो तो पानी में उतनी ही मात्रा में रहते हैं, और इससे यहाँ खारा पानी बढ़ जाता है, खारापन बढ़ जाता है। तो एग्जामिनर पूछे कि जो आपका खारापन है वो कितने डिग्री अक्षांशों के पास अधिक पाया जाता है, तो कर्क और मकर रेखा के पास, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सबसे अधिक खारा पानी पाया जाता है समुद्रों के अंदर। अब संसार का सबसे खारा समुद्र कौन सा है, अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में भी अगर एग्जामिनर पूछता है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन सबसे ज़्यादा खारा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और एवरेज की बात करें तो भाई जो पूरा अटलांटिक ओशन है 33 से लेकर 37 पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी पर थाउजेंड पार्ट्स पीपीएम 33 से 37 ppm है खारापन इसके अंदर, और जो कि आपका पार्ट्स पर थाउजेंड है, ppm की फुल फॉर्म पार्ट यानी भाग पर थाउजेंड। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ साथ जो आपका अटलांटिक ओशन है, इसमें एक चीज़ और आती है, हाईएस्ट टाइड उठते हैं इसके अंदर, संसार के सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचे ऊंचे टाइड यानी ज्वार भाटा। तो संसार के जितने भी ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा हैं वो इसी में ही उठते हैं, अटलांटिक ओशन में। और ये जो ज्वार भाटा है 50 फीट की भी हाइट तक पहुंच जाते हैं। नॉर्मल इंसान 5 फुट 4 इंच, लड़कियों की बात करें और भाई जेंट्स की बात करें 6 फुट तक, तो फिर 50 फुट तो देखो कितने ऊंचे हो जाते हैं। तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं अटलांटिक ओशन में। तो सभी महासागरों से सबसे ज़्यादा ऊंची लहरें अटलांटिक ओशन में ही उठती है। यहाँ पर कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है उसमें संसार की सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे टाइड आते हैं कनाडा में, फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी के अंदर। उसके साथ साथ जो अटलांटिक ओशन है इसमें आपकी एक चीज़ और आती है, अटलांटिक ओशन में आपके आइसबर्ग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आर्कटिक है, आर्कटिक आइसबर्ग क्या होते हैं, आइसबर्ग यानी आपकी पूरी ये कह लो आप एक
बर्फ की मोटी परत जो पानी में तैर रही होती है, या बर्फ की इतनी लंबी चौड़ी और मोटी पूरी हैवी परत जो दिखती नहीं है और तैर रही होती है, आइसबर्ग उसको कहते हैं। समुद्र में तैरती हुई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग। अब ये जो आइसबर्ग हैं, इनसे क्या होता है, ये जो आइसबर्ग है इसमें यहाँ अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा तैरते हैं। ठीक है, इस एरिया में, किस एरिया में तैरते हैं, इस एरिया में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैरते हैं। और इन्हीं की वजह से 1912 में जो टाइटैनिक आपका जहाज था, जिसको ये कहा गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, इसको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, तो 1912 में टाइटैनिक जो आपका जहाज था, जो शिप थी, वो पूरी तरह इसी आइसबर्ग से, इसी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही आइसबर्ग से टकरा कर डूब गई थी। ठीक है, जो कि आपने सुना भी होगा पहले, कॉमन सी बात है। अब इसके साथ साथ नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है, इसमें एक चीज़ और आती है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो मछलियां हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, और काफ़ी मछलियों के यहाँ भंडार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 2 बैंक है। अब बैंक मीन्स ये मत समझना कि पैसे वाले बैंक, एक्चुअली जिस एरिया में मछलियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है ना, तो वहाँ पर है ना क्या होता है, वहाँ पर मछली पकड़ने का पूरा एक सेंटर पॉइंट बन जाता है, जिसे बैंक कह देते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर आता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट आइलैंड है। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास एक बैंक है। बैंक का नाम है ग्रांड बैंक। बैंक का नाम क्या है? ग्रांड बैंक। ये भी एक मछली का अच्छा बैंक है। उसके साथ साथ यूरोप में भी यहाँ पर भी एक मछली उत्पादन अच्छा सा बैंक है, जिसका नाम है डागर बैंक। ये दोनों ही बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा बैंक है जो अच्छा मछली उत्पादन का सोर्स है? ठीक है, तो ग्रांड बैंक, और आपके यूरोप के तट पर है डागर बैंक। तो दोनों याद रखना, दोनों आपके किससे संबंधित है? आपकी फिश से संबंधित है, अच्छी क्वालिटी के फिश से। इसके साथ साथ जो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, अच्छी क्वालिटी काफ़ी लिए हुए है। नॉर्थ अमेरिका नहीं पढ़ रहे हम, अटलांटिक ओशन की बात करें, क्योंकि ये एक संसार का सबसे पहला ओशन है जिसे एरोप्लेन और शिप से क्रॉस किया गया था सबसे पहली बार। यानी संसार का ऐसा कौन सा ओशन है जिसे क्रॉस किया एयरप्लेन के द्वारा या शिप के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसे ही सबसे पहले इंसान ने क्रॉस किया था। और क्यों क्रॉस किया था? देखो भाई, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री भी इसी के किनारे पर है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और इसी वजह से ये संभावना यहाँ पर हो पाई थी। फर्स्ट पैसेंजर जो शिप थी वो भी सबसे पहले अटलांटिक ओशंस में ही गई थी, जिसमें पैसेंजर्स गए थे। ठीक है, और शिप का क्या नाम था? क्यूनार्ड लाइन शिप का नाम था। ठीक है, और इसी शिप से, जो कि पैसेंजर्स शिप थी, 1850 में क्रॉस किया था इसी ने अटलांटिक ओशन को। सबसे पहला ओशन जिसे किसी पैसेंजर शिप ने क्रॉस किया था 1850 में, तो क्यूनार्ड लाइन शिप का नाम था। और ओशन कौन सा क्रॉस हुआ था? अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके साथ साथ पहली सोलो नॉन स्टॉप यानी ऐसी एयरप्लेन के द्वारा सीधा जिस ओशन को कवर अप किया गया हो, नॉन स्टॉप यानी बिना रुके, तो ये था अटलांटिक ओशन आपका। और इसमें यहाँ पर आ जाती है आपकी न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी से सीधा गया आपका एरोप्लेन, और इधर आ गया यूरोप के अंदर पेरिस में। तो न्यूयॉर्क से पेरिस में गया था ये पहला सोलो नॉन स्टॉप एयरप्लेन। और ये एयरप्लेन का जो उड़ाने वाले थे वो थे चार्ल्स लिंडबर्ग। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। चार्ल्स लिंडबर्ग 1927 में ये हुआ था। अब इसके बाद तो पहली सोलो, ये तो मैन उड़ा रहा था, अब फीमेल का भी पता होना चाहिए। तो पहली सोलो फीमेल एयरप्लेन जो जिसने क्रॉस किया था अटलांटिक ओशन को, तो वो थी 1928 में, यानी एक साल बाद ही क्रॉस किया एक फीमेल ने। हम क्यों पीछे रहे? तो 1928 में अमेलिया ईयरहार्ट भाई लड़की थी ना, तो थोड़ा डर रही थी, तो अपने कान कुन खुले करके बैठी थी कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी और मैं उड़ा लूंगी, मैं इस ओशन को कवर अप कर जाऊंगी। तो ठीक है, अमेलिया ईयरहार्ट, इसको भी आप याद रखोगे। 1928 में अटलांटिक ओशन को पहली सोलो फीमेल एयरप्लेन उड़ाने वाली महिला अमेलिया ईयरहार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, आगे चलते हैं।
अब रहता है हमारा ग्रीनलैंड। तो ये जो ग्रीनलैंड है, ये इससे क्या याद रखना है, एक तो ये संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है और उसके साथ साथ ये ग्रीनलैंड आपका किस ओशन में पड़ता है, अटलांटिक ओशन में पड़ता है। तो अटलांटिक ओशन का भी सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अगर ज्योग्राफी की तौर से देखें। बट पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क। पॉलिटिकली किसका पार्ट है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क की किंगडम के अंडर में आता है पूरा का पूरा ग्रीनलैंड, जो कि आपका संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है और अटलांटिक ओशन का भी सबसे बड़ा आइलैंड है। इसको आप ध्यान रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, इसी मैप पर बहुत सारी चीजें देखोगे। सबसे पहले तो अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशन, ये ऊपर आर्कटिक ओशन लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या क्या आता है, यानी इन दोनों के बीच में कौन कौन सी सी है या कौन सी स्ट्रेट है जो बाउंड्री बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक तो आती है आपकी डेनमार्क स्ट्रेट, जो कि आपके ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में पड़ती है। डेनमार्क जल संधि, ये भी आर्कटिक और अटलांटिक दोनों के बीच बाउंड्री का काम करती है। ग्रीनलैंड सी यानी ग्रीनलैंड सागर, ये भी आता है। उसके अलावा नॉर्वियन सी, इधर से नॉर्वियन सी आ जाता है। नॉर्वियन सी नॉर्वे के तट पर आता है, नॉर्वियन सी मैंने आपको पढ़ाया था जब यूरोप कॉन्टिनेंट करवाया था, नॉर्वियन सी। और यहाँ पर भी एक और सी आता है, इसमें मेंशन नहीं है, बैरेंट सी। तो ये तीन सी आते हैं, एक तो बैरेंट सी, ये वाला बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वियन सी, और एक स्ट्रेट आती है डेनमार्क। आर्कटिक और अटलांटिक दोनों के बीच बाउंड्री का काम करते हैं ये सारे आपस में मिलकर। समझ में आ गया, डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वियन सी और बेरेंट सी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये है आपका, अगर हम देखो आपने पढ़ लिया कि जो आपका अटलांटिक ओशन है और आर्कटिक दोनों के बीच में कौन सा आता है। अब हम बात करें जो अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर हमारा ये अफ्रीका और ये हमारा इंडिया और यहाँ पर हमारा आ जाता है हिंद महासागर, दोनों के बीच में क्या कौन सी चीज़ बाउंड्री करती है, अटलांटिक ओशन और आपका हिंद महासागर दोनों के बीच में देखो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है, और ये 30 डिग्री, बट इन दोनों के बीच में यहाँ पर आती है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री। और ये जो 20 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन, सॉरी प्राइम मेरिडियन नहीं, जो आपकी देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है 20 डिग्री, 0 डिग्री से ईस्ट की ओर है तो 20 डिग्री ईस्ट, यानी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपकी अटलांटिक ओशन और आपके जो इंडियन ओशन है दोनों के बीच बाउंड्री का काम करती है। कौन सी लाइन, समझ में आ गई ना, कौन सी लाइन, ये यहाँ पर आएगी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछता है तो अटलांटिक ओशन प्लस इंडियन ओशन इज इक्वल टू 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये आता है आपका जो ये साउथ अटलांटिक ओशन जो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 डिग्री से नीचे वाला। अब हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में क्या चीज़ आती है, क्या बाउंड्री बनती है। तो यह है आपका साउथ पैसिफिक और यह है साउथ अटलांटिक, और इनके बीच में यह है साउथ अमेरिका। एक तो साउथ अमेरिका के बिल्कुल लास्ट पॉइंट है केप हॉर्न, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा केप हॉर्न, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये है केप हॉर्न। अब केप हॉर्न के नीचे ये है ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज, ठीक है, ड्रेक पैसेज। मैंने ये ड्रेक पैसेज आपको पैसिफिक ओशन में भी पढ़ाया था, अंटार्कटिका ओशन में भी पढ़ाया था, अब मैं ये अटलांटिक में भी पढ़ा रही हूँ। आई थिंक ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो साउथ अगर अटलांटिक ओशन की बात करें और साउथ पैसिफिक की बात करें तो दोनों के बीच में क्या आता है, ड्रेक पैसेज, ठीक है, केप हॉर्न के निकट। केप हॉर्न बिल्कुल लास्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, तो केप हॉर्न के निकट आपका ड्रेक पैसेज इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये आती है आपकी पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो कि कैरेबियन सी पार्ट ऑफ किसका है, पार्ट कैरेबियन सी। ये कैरेबियन सी आपका उसी का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया भी था, आगे करेंगे अच्छी तरीके से कैरेबियन सी को। तो ये आपका अटलांटिक ओशन में ही पड़ता है कैरेबियन सी, और यहाँ पर आ जाता है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये एक्चुअली है ना, आप फ़ोन को थोड़ा घुमा लेना तो ये बिल्कुल सीधा इस तरीके से होना चाहिए, पर ये ऐसे दी हुई थी गूगल मैप पर तो मुझे ये ऐसे ही मिली तो मैंने ऐसे ही डाल ली। तो ये है आपकी पनामा कैनाल जो कि 82 किलोमीटर लंबी है, मैन मेड है, मनुष्य ने बनाई है।
और दो ओशन के बीच में सबसे नैरोएस्ट कैनाल है, यानी सबसे पतली कैनाल है। अगर दो ओशन के बीच की बात करें, यहाँ पर आता है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर आता है पैसिफिक ओशन, दोनों के बीच बिल्कुल संकरी और पतली कैनाल है पनामा नहर। तो एग्जामिनर पूछे अटलांटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन कौन सी कैनाल आती है, तब आपका आंसर रहेगा पनामा कैनाल आती है। ठीक है, कौन सी कैनाल आती है, पनामा कैनाल। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो देखो हमने ये सारी चीजें कवर अप कर ली हैं कि आपका जो अटलांटिक ओशन है और आर्कटिक ओशन है उसके बीच बीच में क्या आता है, अटलांटिक ओशन प्लस इंडियन ओशन के बीच में क्या आता है, अटलांटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन में क्या क्या आता है, पनामा कैनाल आएगी और उसके साथ साथ आपका ड्रेक पैसेज आएगा। इतनी बात आ गई। अब आगे देखते हैं। हाँ जी, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल क्या है, बरमूडा ट्राइंगल तो पुराने टाइम में पहले तो देखो ये 3 मेन लोकेशन के बीच में है, ट्रायंगल वाली शेप है। ये है मियामी। मियामी यानी देखो मैं आपको पूरा डीप से दिखा देती हूँ चीज़ें ताकि क्लियर हो जाए। ये है मियामी। मियामी इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा का पार्ट है मियामी। और ये पॉइंट है बरमूडा, जिसके नाम पर इसका बरमूडा ट्रायंगल नाम रख दिया गया। और ये है इस अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई थी, प्यूर्टो रिको। और इसका जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम है सान जुआन। सान जुआन, सान जुआन पॉइंट है प्यूर्टो रिको का। मियामी ये किसका पॉइंट है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये फ्लोरिडा। क्या है ये, फ्लोरिडा। और ये बरमूडा। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, बरमूडा, मियामी। मियामी किसका पार्ट है, फ्लोरिडा का। प्यूर्टो रिको किसका पार्ट, इसका पॉइंट क्या है, सान जुआन। तो सान जुआन, मियामी और बरमूडा के बीच में ट्रायंगल शेप में ये है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों का मानना था कि इस ट्रायंगल के ऊपर ही या इस ट्रायंगल के यहाँ पर जैसे ही कोई शिप गई तो गायब हो जाती थी, या इसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन जा रहा तो वो भी क्रैश हो जाता था या दिखता नहीं था। यानी उससे पहले तक तो उसकी लोकेशन दिख रही थी, उसके बाद लोकेशन दिखनी बंद हो जाती थी। बट अब अगर नाउ बात करें तो साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सब कुछ ओके है। ऐसा यहाँ पर ये कहा जाता था पुराने टाइम में कि भाई यहाँ पर कुछ राक्षसी आपकी शक्तियाँ हैं, डेवल टाइप में जो खा जाते हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं। बट ऐसा कुछ नहीं माना जाता, सब कुछ ओके है। और ऐसी कोई भी सुपर पावर वाली यहाँ पर शक्तियों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। बरमूडा ट्रायंगल ये भी किस में पड़ती है, अटलांटिक ओशन में ही पड़ती है। अगर एग्जामिनर पूछ ले बरमूडा ट्रायंगल किस पर पड़ती है, तो अटलांटिक ओशन। और बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ही आपका आता है कैरेबियन सी, जो कि और इसी के पास आती है आपकी पनामा कैनाल, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये है आपका सारगेसो सी। सारगेसो सी ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, बट ये रेड कलर का नहीं है। अगर एक्चुअल कलर की बात करें तो थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड में है। और यहाँ पर ये माना जाता है ये एक ऐसा आप ये कह सकते हो एक ऐसा सी है, ऐसा सागर है जिसके कोई भी तट नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कोई भी शोर नहीं है इसका, यानी किसी भी लैंड के साथ ये टचअप नहीं होता, फिर भी इसे सी कहते हैं। और ये किस महासागर में पड़ता है, किस ओशन में पड़ता है, अटलांटिक ओशन में ही पड़ता है, सारगेसो सी। आपको ये याद रखना, ये हद से ज़्यादा बार पीजीटी और नेट में क्वेश्चन आया है। सारगेसो सी किस महासागर में है, अटलांटिक ओशन में। क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई भी तट नहीं है, बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। और ये ब्राउन कलर क्यों है, क्योंकि पानी का तो नीला कलर होता है, यहाँ पर ये ब्राउन क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर एक सारगेसो नामक समुद्री शैवाल कह लो या सीविड। ठीक है, सारगेसम सीविड यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समुद्री शैवाल, या कई जगह कई बुक्स में आपको समुद्री घास भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके की ये चीज़ है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा, और इसी वजह से इस एरिया का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन सा है। तो अगर आप गूगल मैप पर देखोगे तो ऊपर से आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके की। ठीक है, तो ये है आपकी सारगेसस, घास का हो या शैवाल जो भी कहना है आपको, तो ये कुछ इस टाइप की होती है। समझ में आ गया, तो इसको आप ध्यान रखना, सारगेसस। और दूसरी क्वेश्चन जो इससे आता है वो ये आता है, ये जो सारगेसो सी है ये कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है। तो देखो भाई, ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, और ये आपका नियर अबाउट अगर हम बात करें 1 मिनट,
तो नियर अबाउट ये आपका 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में है सारगेसो सी। ठीक है, सारगेसो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारगेसो सी आपका ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेकर लगभग इतने एरिया में फैला हुआ है। तो वही 23.5 डिग्री से आपको 30 डिग्री मिले, 35 डिग्री मिले तो आप उसको राइट कर सकते हो। आगे आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये है आपकी कैनकन रीफ। देखो यहाँ पे कैनकन लिखा हुआ भी है, कैनकन रीफ सेकेंड लार्जेस्ट। अगर हम देखो, मैंने आपको उसमें पैसिफिक ओशन में पढ़ाई थी बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर हमने पढ़ी थी ग्रेट बैरियर रीफ। ये है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट नहीं कह सकते, बैरियर रीफ, परवाल भित्ति। ठीक है, जो कि कैनकन से शुरू होकर और होंडरास तक फैली हुई है, कैनकन से शुरू होकर होंडरास तक फैली हुई है। अगर इसकी हम बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है ये, और नाम क्या है इसका, कैनकन। कैनकन के नाम पर रखा गया कैनकन रीफ। कहाँ पर है, देखो ये मैक्सिको आ गया आपका, मैक्सिको, कैरिबियन सी जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, तो मैक्सिको और कैरिबियन सी में ही पड़ती है ये, उसके तट पर, मैक्सिको के तट पर पड़ती है कैनकन रीफ। वर्ल्ड के मैप पर बात करें तो देखो ये रही, यहाँ पर ये पड़ेगी, ये वाला जो एरिया है ये। ठीक है, कैनकन रीफ, इसको आप याद रखोगे। कैनकन से लेकर आपकी फैली हुई है ये कहाँ तक, होंडरास तक। कैनकन से लेकर होंडरास तक फैली हुई है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है वर्ल्ड की। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं प्लेट्स पर। देखो हम कहते हैं कि जो अटलांटिक ओशन है वो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, तो ये है आपकी सेंटर में एस आकार की कटक। अब ये जो एस आकार की कटक है अटलांटिक ओशन के बीच बीच में क्या होता है, ये आपका पर्वत टाइप है, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर प्लेट कौन कौन से आते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है यूरेशियाई प्लेट, और ये है अफ्रीकन प्लेट। उसके अलावा छोटी छोटी प्लेट भी है, कैरिबियन प्लेट है, ठीक है, स्कोटिया प्लेट है, ये सारी एग्जाम में आती है। कैरिबियन प्लेट कहाँ पर है, देखो कैरिबियन प्लेट आपकी मध्य अमेरिका के पास है। स्कोटिया प्लेट कहाँ पर है, ये आपकी साउथ अमेरिका के नीचे आ जाती है स्कोटिया प्लेट। ठीक है, ये प्लेटों के नाम आपको याद होनी चाहिए। अब क्या होता है, इधर से नॉर्थ अमेरिकी प्लेट भी इधर जा रही है, साउथ अमेरिकी प्लेट भी इधर जा रही है, कौन सी प्लेट के पास, पैसिफिक प्लेट के पास, और इधर से यूरेशियाई प्लेट भी उधर जा रही है और अफ्रीकन प्लेट भी। इस वजह से क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है, इसे जब दूर जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी प्लेट। इस प्रकार की प्लेटों को क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट। और ये जब ये दूर जाती है ना तो बीच में खाई सी बनती है, और जिसमें से मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आ जाता है इस एरिया में, और वो मैग्मा आकर बाहर फैल जाता है, फिर ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है और रॉक चट्टान बन जाता है। और इसी वजह से जो ये अंध महासागर, जो अटलांटिक महासागर है, उसका जो तल है, उसका जो तटीय किनारे हैं वो फैल रहे हैं, यानी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर हम बात करें कितना फैल रहा है तो भाई एक साल में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है अटलांटिक ओशन। देखो, और ये भी है ना, जो बढ़ रहा है वो इस यहाँ से बढ़ रहा है, इस तरीके से लंबाई में नहीं बढ़ रहा है, चौड़ाई में बढ़ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, क्योंकि बीच में से आ रहा है ना आपका मैग्मा और आकर ऊपर जम रहा है और उसके जो तटीय किनारे हैं उसको फैला रहा है। इससे आपके जो कॉन्टिनेंट, वो जैसे आपका ये वाला कॉन्टिनेंट है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये इधर चला रहा है, ये इधर चला गया, तो ये कॉन्टिनेंट इधर खिसक रहे हैं, ये वाले इधर खिसक रहे हैं, और बीच में से जो अटलांटिक ओशन है उसको स्पेस मिल रहा है, और वहाँ पर आपका लावा आकर फैल रहा है, और जिससे, और इस प्रकार की जो प्लेटें उनको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब सारी प्लेटें तो समझ में आ गया कि अटलांटिक जो आपका महासागर है उसका जो तल है वो क्यों फैल रहा है, वो क्यों बड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद है ना, क्या है जो आपका ये जो अटलांटिक ओशन है ये संसार का सबसे बिजी ओशन है। क्यों ओशन है, देखो एक तो इसके किनारे पर देखो डेवलप्ड कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, आपको पता है मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। तो जो व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा अगर वेस्ट ओशन की बात करें, बिजी ओशन की बात करें तो वो आपका है उत्तरी अटलांटिक। इसका कौन सा पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक ओशन, क्योंकि इसके दोनों ही किनारों पर बिल्कुल
बिल्कुल बिजी ओशन, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है और जिनसे हद से ज़्यादा आयात निर्यात होता है। और दूसरा मेन कारण क्या है, जो अटलांटिक ओशन है ना, इसकी जो ये जो तटीय है बाउंड्री कटी फटी है, यानी कहीं अंदर कहीं बाहर। और इसकी वजह से क्या होता है, और यहाँ पर भी देखो यूरोप में भी सेम वही चीज़ है, अंदर बाहर ऐसी बाउंड्री है ना अच्छी मानी जाती है शिप वगैरह के लिए। समुद्री जहाज ऐसी बाउंड्री में आसानी से अंदर तक जा सकते हैं और वहाँ से जो सामान है उसका आयात निर्यात, उनको उतारना चढ़ाना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं जहाज इस प्रकार की बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से शिप का अंदर जाना आसान हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी कोस्टियल लाइन है अटलांटिक ओशियन की, और डेवलप्ड कंट्री है जिनसे हद से ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह होता रहता है। तो इसी वजह से सबसे बिजी ओशियन है कौन सा, अटलांटिक ओशन। और इसका कौन सा पार्ट, उत्तरी अटलांटिक ओशन, यानी ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बिजी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट ओशन है आपका अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन आपका कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट आपको करवा दिया है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अटलांटिक ओशन के कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपको पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।